हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर विजन का प्रोसेस। समझेंगे कि जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और उनके अंदर देखने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो उनका आई है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैंने अपना ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो अभी आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जाके जल्दी जल्दी फटाफट चेकआउट कर लीजिए अंटिल कि हम इसका प्राइस बढ़ा ना दे। ठीक है, फटाफट जाइए चेकआउट कीजिए। तो मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है विजन इन ऑर्थोपोड्स। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी, जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं उनके अंदर अगर हम उनके आईज की बात करें तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का आई देखने को मिलता है जिसको हम कंपाउंड आई बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जितने भी ऑर्थोपोड्स होते हैं उसके अंदर आप देखोगे कि वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई देखने को मिलेगा जो कि ऑप्टिकल फेसेट के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये मूव कर सकता है। मूव करने के का जो रीजन है, क्योंकि ये जो आईज हैं बेसिकली क्या होता है, हेमिस्फेरिकल आईज होते हैं जो कि जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जो जॉइंटेड स्टॉक है वो ऑप्टिकल फेसेट के अंदर जुड़ा होता है जिसकी वजह से उनकी जो आईज है वो मोशन कर सकती है। अभी इन सारी चीजों को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो अभी ये समझना होगा कि ऑर्थोपोड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का आई प्रेजेंट होता है जिसको हम कंपाउंड आई बोलते हैं और ऐसा आई सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्थोपोड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा और बाकी किसी भी एनिमल के अंदर इस तरीके का आई देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोपोड्स के अंदर टोटल वन पेयर का मतलब दो। ठीक है, दो आपको हेमिस्फेरिकल आई देखने को मिलेंगे जो मूव कर सकते हैं। मूव करने का रीजन ये होता है क्योंकि ये जो कंपाउंड आई है वो जॉइंटेड स्टॉक पे प्रेजेंट होते हैं और ये पूरा का पूरा जो इनका आई है वो एक फेसेट का मतलब होता है एक गड्ढा जैसा। हमारे आईज भी क्या है, एक बेसिकली ऑप्टिकल फेसेट होता है, उसके अंदर फंसा हुआ होता है और उसी के अंदर वो रोटेट करता है। सेम एज यहां पर भी जो ऑर्थोपोड्स के जो आई है वो ऑप्टिकल फेसेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी ऑर्थोपोड के आई का सरफेस व्यू निकाले, ऊपर से देखें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आप देख रहे हो, ये ऊपर से हम आई को देख रहे हैं। अगर सरफेस व्यू अगर देखें किसी ऑर्थोपोडा के आई को तो इसको थोड़ा जूम करके देखें। अगर हमारे पास जूम लेंस है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि काफी जूम कर देते हैं। तो जब अगर मैं किसी ऑर्थोपोडा के आई को जूम करूं तो उनके आई के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे इस तरीके से स्क्वायर या फिर हेक्सागन पैटर्न देखने को मिलता है। या तो स्क्वायर पैटर्न देखने को मिल सकता है या फिर हेक्सागन पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्क्वायर पैटर्न की बात करूं, स्क्वायर पैटर्न तो ये आपको पैलामॉन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको हेक्सागन पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये देख रहे हो इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन सारे पैटर्न्स ये हेक्सागन पैटर्न बना रहे हैं। लेकिन अगर यही पैलामॉन होता तो यहां पर ये क्या है, बिल्कुल आपने ग्राफ पेपर बचपन में ग्राफ वाला काम किया होगा तो आपने देखा होगा ना ग्राफ पेपर किस तरीके से दिखते हैं। इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो जो पैलामॉन होता है उसके आई के अंदर इस तरीके का स्क्वायर आपको ब्रैकेट्स देखने को मिलता है या फिर ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। जो ग्राफ पेपर हमने बचपन में यूज किया था उस तरीके का यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये इन हर स्ट्रक्चर के नीचे ये जितने भी आपको ये हेक्सागन दिख रहे हैं, बहुत सारे हेक्सागन होते हैं। जनरली इसका जो नंबर है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। अगर हम पैलामॉन की बात करें तो उसके अंदर ये 2500 इस तरीके से ये आपको ये ब्रैकेट्स देखने को मिल जाएंगे या इस तरीके के हेक्सागन या स्क्वायर ब्रैकेट्स देखने को मिलता है। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर 28,000 से तक जा सकता है ये नंबर। यानी ये जो हेक्सागन, ये जो पैटर्न्स हैं, जो ऑप्टिकल फेसेट्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये नंबर इसके वेरी कर सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हेक्सागन स्ट्रक्चर हो या फिर अगर हम बात करें स्क्वायर स्ट्रक्चर हो, इन स्ट्रक्चर के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल यूनिट होता है जिसको हम ओमेटिडिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओमेटिडिया बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारे ओमेटिडिया, फॉर एग्जांपल अगर पेलामोन की बात करें तो उसके अंदर क्या होंगे, 2500 ओमेटिडिया है। तो ये 2500 ओमेटिडिया मिलके कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड वर्ड का मतलब ही होता है मिक्सिंग, यानी किसी चीज के मिक्स होने से बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हर एक ओमेटिडिया एक आई की तरह बिहेव करता है। तो अब यहां पे मान लेते हैं पेलामोन की बात करें तो उसके अंदर 2500 ओमेटिडिया है, तो 2500 आई मिलके क्या करेंगे, एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए इसको हम कंपाउंड आई बोल रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड आई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि जो भी ऑर्थोपोड्स है उनका एक आई बनाने के लिए मल्टीपल्स ओमेटिडिया की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे ओमेटिडिया जुड़ के एक आई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम कंपाउंड आई बोलते हैं। और हर एक कंपाउंड आई या फिर अगर हम बात करें हर एक ओमेटिडिया अपना एक सेपरेट इमेज बना रहा होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहां पर, कि यहां पर जितने भी स्पीसीज हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर, उनके अंदर जो इमेज बनता है वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी शो नहीं करता, बट यहां पर जो बनने वाला जो इमेज है वो बेसिकली क्या है कि वो बहुत ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं कि वो सेंस करता है, मूवमेंट को सेंस करने के लिए यहां पर आईज होता है। ये बहुत ज्यादा क्लियर विजन नहीं बनाता, बेसिकली मोजाइक विजन बना रहा होता है यहां पे। अब ये विजन कैसे बनेगा उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने देखा कि बहुत सारे ओमेटिडिया, यहां पर देखो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा और बड़ा किया है, तो आप देखोगे इस तरीके से ऊपर ये आपको रेक्टेंगुलर, या आप ये देख सकते, सॉरी यहां पर ये आपको कैसा स्क्वायर या फिर हेक्सागन इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेंगे, और हर एक पैटर्न के नीचे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, ओमेटिडिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक ओमेटिडिया को लेकर डिटेल करेंगे। ध्यान रखना है कि हर एक ओमेटिडिया एक आई की तरह ट्रीट किया जाएगा, या फिर हम एक ओमेटिडिया को लिटिल आई भी बोल सकते हैं। एक ओमेटिडिया क्या कहलाएगा हमारा, एक लिटिल आई कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ओमेटिडिया को डिस्कस करेंगे, और वैसे ही मल्टीपल ओमेटिडिया मिलके एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करते हैं। तो सारे ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नहीं अगर कोई पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मैं एक ओमेटिडिया की बात करूं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक ओमेटिडिया का डायग्राम है, ठीक है। तो एक ओमेटिडिया के अंदर अगर हम बात करें तो आपको प्राइमरली दो रीजन देखने को मिलते हैं, यानी जो ओमेटिडिया है उसको हम बेसिकली दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला रीजन है जिसको हम डायप्ट्रिकल रीजन बोलते हैं, पहला रीजन क्या होगा, डायप्ट्रिकल रीजन होगा, और जो दूसरा रीजन है उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ओमेटिडिया को दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा डायोप्ट्रिकल रीजन और दूसरा क्या होता है आपका रिसेप्टर रीजन, ठीक है। अब ये डायोप्ट्रिकल रीजन या रिसेप्टर रीजन में क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बेसिकली एक ओमेटिडिया की बात करें तो ओमेटिडिया के सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है आप देखोगे कि सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर का डायग्राम कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है आप देखोगे इधर से भी कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर शो कर रहा है और इधर से भी ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एंड्स पे ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है कि यहां पर जो ओमेटिडिया है सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। और ये कॉर्निया कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कॉर्निया है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल का बना हुआ होता है। ये किसका बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल का बना होता है। अब ये क्यूटिकल क्या है, बेसिकली स्किन का ही पार्ट है। अब ये स्किन का जो पार्ट है बहुत ज्यादा थिन हो चुका है, जिसकी वजह से इसके अंदर से लाइट पास आउट हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल बोल रहे हैं। तो यहां पर ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल कर रहा है। अब लाइट क्या होगा, इस ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से अंदर की तरफ एंटर करेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अंदर एंटर कर सकता है।
उसके जस्ट नीचे आप देखोगे इस तरीके से ये दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कॉर्निया जेन सेल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया जेंस बोलेंगे, कॉर्निया जेन सेल्स बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है इसके बारे में कि इसका जो नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। अभी जो कॉर्निया जेन सेल्स है बेसिकली ये भी क्या है? एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, ये ध्यान रखना है। ये भी क्या है? एक टाइप का एपिडर्मल सेल होता है। ये एक एपिडर्मल सेल है जिसका काम क्या होता है? ये जो कॉर्निया जेन सेल्स है, नाम से पता चल रहा है कॉर्निया जेन सेल, यानी ये क्या है? कॉर्निया सिक्रीटिंग सेल्स है या कॉर्निया फॉर्मिंग सेल्स है। यानी जब इंसेक्ट्स के अंदर मॉल्टिंग हो रहा होता है तो कंटिन्यूअसली मॉल्टिंग की वजह से क्या होगा कि जो उसका ऊपर का जो कॉर्निया है वो टाइम टू टाइम शेड करता चला जाता है, उसको गिराता हुआ चला जाता है या उसको हटाता चला जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि जब कॉर्निया हटेगा तो उसकी जगह नए कॉर्निया का फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो नए कॉर्निया का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका कॉर्निया जेन सेल्स करता है। और ध्यान रखना है कि एक ओमेटिडिया के अंदर इसका जो नंबर होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? इस कॉर्निया जेन सेल्स के नीचे कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कोन सेल या फिर विट्रेली बोलते हैं, ठीक है। कोन सेल या विट्रेली बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, इस कोन सेल्स का जो नंबर होता है वो 4 होता है। ये बेसिकली क्या है? 4 नंबर में होगा, ये ध्यान रखना है। अब इस जो ये कॉर्निया सेल्स या जो कॉन सेल्स है, ये जो कॉन सेल्स है, इसका काम होता है कि लाइट को डायरेक्टली यहां पे रेबडम तक ट्रांसफर करने का काम होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब इस कोन सेल के अंदर ही आप देखोगे कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्रिस्टलाइन कोन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन कोन बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे ऊपर कॉर्निया, उसके जस्ट नीचे 2 कॉर्निया जेन सेल्स, उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं? 4 कोन सेल्स, और उसी के अंदर क्या होगा? क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टलाइन कोन है ये अंदर की तरफ अगर देखेंगे और यहां पर ऊपर की साइड तो ये फैले हुए होते हैं, ये कौन सेल क्या है? ऊपर की साइड ब्रॉड होते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ हम इसको देखना स्टार्ट करें तो ये जो कोन सेल है नीचे की साइड टैपर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, इनके अंदर टैपरिंग आ जाती है। टैपरिंग का मतलब पतला होता चला जाता है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जो कोन सेल है यहां से, यानी ऊपर से कॉर्निया से लेके और ये कोन सेल तक का जो रीजन है, इस रीजन को ही हम क्या बोलेंगे? डायोप्ट्रिकल रीजन बोलेंगे, ठीक है। इस रीजन का काम होता है, ये जो डायोप्ट्रिकल रीजन है इसका काम होता है लाइट को रेटिनल सेल्स या रेबडम तक ट्रांसफर करने का काम होता है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? लाइट सेल्स को या लाइट्स को डायरेक्टली यहां रेटिनल सेल या रेबडम तक ट्रांसफर करने का काम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कॉर्निया से लेके और ये जो आपका कॉन्सेल है यहां तक का जो रीजन है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज डायोप्ट्रिकल रीजन, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे। अब जैसे ही अब यहां पर ये जो कॉन्सेल है नीचे के साथ जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होता है उसके अंदर टैपरिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है, पतलापन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेल है बेसिकली कहां लाई करता है? इस तरीके से आप देखोगे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है कि जो साइड में पतले हो और बीच में थिक हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल शेप, ये जो कॉन्सेल है स्पिंडल शेप रेबडम के ऊपर लाई करते हैं, यानी उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्सेल कहां पर फिक्स्ड होते हैं, कहां पर अटैच्ड होते हैं, तो आप बताओगे कि स्पिंडल शेप रेबडम के ऊपर कॉन्सेल प्रेजेंट होता है। अब ये जो आप जो रेबडम देखोगे, इस रेबडम के अंदर इस तरीके से स्टेरिएशन देखने को मिलता है। इस तरीके से स्टेरिएशन का मतलब लाइनिंग देखने को मिलती है। और यहां पे जो लाइनिंग है, कैसी लाइनिंग है? इस तरीके की जो लाइनिंग है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स स्टेरिएशन। तो यहां पर आपको ट्रांसवर्स स्टेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये जो रेबडम है, इस रेबडम को बेसिकली कवर करके रखता है टोटल नंबर में 7 रेटिनल सेल्स, ठीक है। ये नंबर याद रखना है आपको। तो रेबडम के चारों तरफ 7 क्या होंगे? रेटिनल सेल्स होते हैं जो इस रेबडम को कवर करके रखते हैं, ठीक है। अब ये जो रेटिनल सेल्स हैं नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड इस बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होते हैं या इसके ऊपर ये लाई करते हैं, ठीक है। यानी जो रेटिनल सेल है वो किसके ऊपर मतलब रेस्ट रहते हैं या किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? तो बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखोगे कि रेटिनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां से, अब इस बेसल मेम्ब्रेन से यहां पर आप देखोगे बहुत सारे सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं। ये किस नेचर का होता है? ये सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है।
तो ये सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेंसरी नर्व फाइबर बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल गैंग्लिया या ऑप्टिक गैंग्लिया का ही पार्ट बनाते हैं। और इस ऑप्टिक गैंग्लिया के बाद, ये जो ऑप्टिक गैंग्लिया है, इस ऑप्टिक गैंग्लिया के जस्ट बाद ऑप्टिक नर्व आता है। और ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी सिग्नल है उस सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाता है और वहीं पर इसको प्रोसेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, ओमेटिडिया कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दो ओमेटिडिया, ये तो एक सिंगल ओमेटिडिया है, अब ये दूसरा ओमेटिडिया है, तो दो ओमेटिडिया को सेपरेट करने के लिए यहां पर आपको क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आइरिस पिगमेंट। ठीक है, इन सेल्स का काम क्या होता है, ओमेटिडिया, दो ओमेटिडिया को सेपरेट करने का। ठीक है, तो डायोप्टिकल रीजन में आप देखोगे कि आइरिस पिगमेंट होता है और यहां पर रिसेप्टर रीजन के अंदर आप क्या होता है, रेटिनल पिगमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी आइरिस पिगमेंट या क्रोमेटोफोर्स, ये जो बेसिकली आपके आइरिस पिगमेंट या फिर रेटिनल पिगमेंट है, इनको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, इनको क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे। ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं, इनका काम क्या होता है कि दो ओमेटिडिया को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक आई या फिर एक लिटिल आई या फिर बोल सकते हो एक ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां पे नंबर्स याद रखने हैं कि कॉर्नियाजल सेल्स 2 होते हैं, कोन सेल 4 होते हैं, उसके बाद रेटिनल सेल्स 7 होते हैं। रेटिनल सेल कहां पर प्रेजेंट होते हैं या किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन, वहां से सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। सेंसरी नर्व फाइबर ऑप्टिक गैंग्लिया से कनेक्टेड होते हैं और ऑप्टिक गैंग्लिया से ही क्या निकलते हैं, ऑप्टिक नर्व निकलता है, जो कि पूरा का पूरा सिग्नल ब्रेन तक लेके जाता है और वहां पर ये पूरा का पूरा चीजें प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं उनके अंदर इमेज कैसा होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ऑर्थोपोडा के अंदर जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई से जो बनने वाला जो इमेज होता है वो क्लियर नहीं होता और उसका मेन पर्पस क्लियरिटी होता भी नहीं है। उसका जस्ट मेन जो रीजन है या मेन जो पर्पस है, बस परसेप्शन होना चाहिए कि वो इमेज को परसीव कर सके कि कोई इमेज है। बेसिकली यहां पर आप बोल सकते हो कि यहां पर जो इमेज बनता है वो 360 विजन बनता है, क्योंकि सारे साइड से देख सकता है, क्योंकि हर एक ओमेटिडिया क्या है, हर एक पार्ट का इमेज बनाता है, जिसकी वजह से जो इमेज यहाँ पे जो सेंसेस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो इवन जरा सा मूवमेंट को भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि हम देखेंगे कि ऑर्थोपोड्स के अंदर 2 टाइप के इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक होता है डे टाइम और एक होता है नाइट टाइम में। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे ऑर्थोपोड्स होते हैं जो डे टाइम को प्रेफर करते हैं या डे टाइम में घूम रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो बनता है जो इमेज, उस इमेज को बोलते हैं एपोपोजिशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपोपोजिशन इमेज बोलते हैं। तो ये बनता है आपका डे टाइम में, और जो दूसरा टाइम है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, और ये इमेज बनता है नाइट टाइम में। ठीक है, ये कब बनता है, नाइट टाइम में ये इमेज बनता है। ठीक है, अब इन दोनों इमेज में फर्क क्या है उसको समझते हैं। जनरली यहां पर ये जितने भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये सारे अलग अलग ओमेटिडिया है। ठीक है, तो ये जो एपोपोजिशन इमेज है इसके अंदर होगा क्या कि जो लाइट डायरेक्टली कॉर्निया से सीधे सीधे यहां पे नर्व तक जाती है, जो डायरेक्टली सेंसरी नर्व तक जाती है, सिर्फ ये उन्हीं लाइट्स को कंसीडर करता है या उन्हीं लाइट की वजह से जो बनने वाला इमेज है बस ये उसको कंसीडर करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जो लाइट सीधे सीधे कॉर्निया से सेंसरी नर्व तक पहुंचेंगी, सिर्फ ये उन्हीं लाइट्स को कंसीडर करता है। अगर कोई लाइट मान लेते हैं इस तरीके से डायगनली जा रही है, इस तरीके से डायगनली जा रही है, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली आपके पूरा का पूरा इस सिस्टम के थ्रू या ओमेटिडिया के थ्रू नहीं जा रहा है, उसके यानी एक ओमेटिडिया से दूसरे ओमेटिडिया को क्रॉस कर रहा है, तो उन लाइट्स को क्या कर दिया जाएगा, ये जो अभी हमने आइरिस पिगमेंट या रेटिनल पिगमेंट जो पढ़े थे, ये उन लाइट्स को क्या कर लेता है, सिंपल सा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो इमेज सिर्फ उन्हीं लाइट की मदद से बनेगा जो डायरेक्टली हर एक ओमेटिडिया से सीधे सीधे जाके सेंसरी नर्व्स की तरफ जाते हैं, और बाकी जो दूसरे साइड
साइड से आने वाली जो लाइट्स होती हैं, जो ऑब्लिक लाइट्स होती हैं, इन ऑब्लिक लाइट्स को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उन लाइट्स की वजह से यहाँ पे इमेज नहीं बनता। इसकी वजह से जो यहाँ पे इमेज बनता है वो मोज़ेक पैटर्न का बनता है। मोज़ेक पैटर्न का मतलब कि आप ये जो डायग्राम देख रहे हो उस तरीके से यहाँ पे बहुत छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस की फॉर्म में इमेज बनता है। इस तरीके से सारे इमेज किस तरीके से बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का इमेज बनेगा। लेकिन अगर वही हम सुपर पोजिशन की बात करें तो ये नाइट टाइम में बनने वाला है। तो सुपर पोजिशन का मतलब कि यहाँ पे सारे लाइट्स के एडिशन की वजह से, मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो सीधी लाइट जा रही है उनसे तो इमेज बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो ऑब्लिक लाइट्स हैं ये उनको भी परसीव करता है, उनको भी सेंस करता है, और जो फाइनल इमेज बनता है वो इन परपेंडिकुलर लाइट्स और इन ऑब्लिक लाइट्स के फ्यूजन की वजह से बनता है, उनके सुपर पोजिशन की वजह से बनता है। अब उनके सुपर पोजिशन की वजह से बनने की वजह से जो इमेज बनता है वो क्लियर नहीं होता, बल्कि कुछ इस तरीके से ब्लरी टाइप का होता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ब्लरी इमेज बनता है यहाँ पर। बस उनको ये पता चलता है कि हाँ यार कोई तो बंदा खड़ा है यहाँ पे, बट ये कौन है, पूरा क्लियर विजन नहीं बनेगा। तो ये क्या है, नाइट टाइम विजन है, और ये क्या है, आपका डे टाइम विजन है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया ओमेटिडिया का, और किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से फटाफट समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली मूव करते हैं पीपीटी पे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करें विजन इन ऑर्थोपोड्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है प्रॉन के अंदर, या फिर हम यहां पे किसी भी ऑर्थोपोड, स्पेशली मैंने यहां पे प्रॉन ले रखा है या फिर पेलामोन ले रखा है, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, वन पेयर ब्लैक हेमिस्फेरिकल आई प्रेजेंट होता है, जो कि मूवेबल स्टॉक पे कनेक्टेड होता है या मूवेबल स्टॉक के ऊपर रहता है। तो इस तरीके से आई प्रेजेंट होगा, और ये कहां पे होता है, जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर ये हेमिस्फेरिकल आई प्रेजेंट होता है, और जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या है, हर एक आई, उसके अंदर आप देखोगे कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स, जिसको ओमेटिडिया बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम पेलामोन की बात करें तो उसके अंदर लगभग 2500 ओमेटिडिया प्रेजेंट होता है। और ये जो ओमेटिडिया के जो नंबर्स है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा, दीज आर नॉन एज कंपाउंड आई, क्योंकि ये बहुत सारे ओमेटिडिया के मिलने से बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं। और ये ऑर्थोपोड्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसको अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब जितने भी ओमेटिडिया है ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियली अरेंज होता है, ये ध्यान रखना है। और सारे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो आउटर मोस्ट कॉन्वेक्स लेयर है ऑफ आई इज कॉर्निया बोलते हैं, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, अभी जस्ट हमने देखा कॉर्निया बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम सरफेस व्यू देखते हैं कॉर्निया का, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्क्वायर फैसेट्स देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल एक ग्राफ पेपर के जैसा दिखता है, जस्ट मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो इंसेक्ट्स का जो आई है वो एक स्क्वायर फैसेट, ये क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो हेक्सागन भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। हेक्सागन इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, और स्क्वायर अभी मैंने बताया पेलामोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि हर एक कॉर्नियल फैसेट थिकन सेंट्रली टू क्रिएट बाइकॉन्वेक्स कॉर्नियल लेंस, यानी यहाँ पर जो भी आप देखोगे कॉर्निया जो लेंस है वो कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स नेचर का होता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे क्या है, उसके जस्ट नीचे दो कॉर्नियाजन सेल्स होंगे जो कि लेंस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद दीज आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, और ये जो कॉर्नियाजन सेल्स होते हैं वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, ये भी बात याद रखना है। और इनका फंक्शन क्या होता है कॉर्नियाजन सेल्स का, ये न्यू कॉर्निया का सिक्रीशन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, यानी जब इंसेक्ट्स मोल्ट कर रहा होता है उस कंडीशन में नए कॉर्निया के फॉर्मेशन का काम किसका होता है, कॉर्नियाजन सेल्स का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोन सेल्स की, तो कोन सेल्स क्या है, इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या आप देखोगे, आपकी ट्रांसपेरेंट होमोजेनस क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट होगा। कोन सेल्स के अंदर होमोजेनस क्रिस्टलाइन कोन आप देखोगे, क्रिस्टलाइन कोन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है।
और इसका जो इनर एंड है कोन सेल का वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड टेपरिंग होता है। ये जो इनर एंड है वो लॉन्ग और टेपरिंग होता है, यानी उसके अंदर पतला, वो पतला हो जाता है, ठीक है। और ये जो रीजन है कॉर्निया से लेके आपका ये कोन सेल तक का, उसको हम डायोप्ट्रिकल रीजन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसका काम क्या होता है, लाइट को फोकस करने का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो लाइट इज फोकस्ड अप टू द इनर सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रिसेप्टर रीजन ऑफ द आई, यानी यहां से क्या होगा कि जो भी लाइट है वो इनर रीजन तक यहां पर फोकस हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेब्डम या रेटिनल सेल्स। अगर हम रेब्डम की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि एक रॉड लाइक ट्रांसवर्स स्टेरिएटेड होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप देखोगे कि किस तरीके से होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। ये याद रखना है। रेब्डम के चारों तरफ क्या है, 7 रेटिनल सेल्स होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ऑल टुगेदर रेब्डम एंड रेटिनल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द लाइट रिसीविंग रिसेप्टर रीजन ऑफ द आई, यानी यहां पर क्या है कि रेटिनल सेल और रेब्डम ये क्या करेगा, लाइट रिसीविंग का काम करता है, यानी यहां से जो आने वाली जो लाइट है उसको रिसीव करता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो इनर एंड है रेटिनल सेल का वो क्या है, बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहीं से बहुत सारे सेंसरी नर्व फाइबर निकलते हैं जो कि ऑप्टिक गैंग्लिया तक जाएगा, और ऑप्टिक गैंग्लिया से क्या है, अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व की मदद से वो ब्रेन तक चला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स में भी जस्ट मैंने आपको बताया कि आइरिस पिगमेंट आ जाता है और ये रेटिनल पिगमेंट आ जाएगा, और ये क्या करता है, बेसिकली दो ओमेटिडिया को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ईच ओमेटिडियम इज सेपरेटेड बाय नेबरिंग मूवेबल अमीबॉइड डार्क पिगमेंट सेल्स, ठीक है। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बाहर वाला होगा आइरिस पिगमेंट और इनर वाला क्या होगा, रेटिनल पिगमेंट, ठीक है। और ये जो अमीबॉइड पिगमेंट है ये क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है और ऑन द बेसिस ऑफ लाइट वेरिएशन, की लाइट की वेरिएशन कैसी है उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मोजाइक विजन की बात करें तो यहां पर जो भी इमेज बनता है वो इमेज क्लियर नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे बनने वाला इमेज क्लियर नहीं होता, ब्लर्ड इमेज होता है। तो इस तरीके की इमेज को हम क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन बोलते हैं, बस आपको ये याद रखना है। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है एपोपोजिशन और एक अभी जस्ट हमने देखा था सुपरपोजिशन। ये जो एपोपोजिशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, डे लाइट विजन, या फिर जो दिन में जो विजन होता है उसको हम एपोपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जितने भी ऑब्लिक रेज हैं उनको जो पिगमेंट्स थे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सिर्फ और सिर्फ जो लाइट बनेगा, जो इमेज बनेगा, और सिर्फ किसकी वजह से होगा, उन रेज की वजह से बनेगा जो परपेंडिकुलरली सेंसरी नर्व्स की तरफ जाता है, ठीक है। सो ओनली रेज ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द कॉर्निया परपेंडिकुलरली कैन ट्रेवल थ्रू द इमेज टू फॉर्म द इमेज, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी मैकेनिज्म की वजह से क्या है, क्लियर मोजाइक इमेज बनेगा, कुछ इस तरीके का इमेज बनता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एपोपोजिशन में होगा, यहाँ पे जो इमेज है वो ज्यादा ऐसा शार्प नहीं होता, यानी जो शार्पनेस ऑफ इमेज है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ओमेटिडिया एंड देयर आइसोलेशन, ठीक है। द रिजल्टिंग इमेज इज नेवर वेरी गुड एंड मोस्ट ऑर्थोपोड्स आर शॉर्ट साइटेड, और ये जो इमेज बनता है वो शॉर्ट साइटेड की वजह से बनता है, यानी यहाँ पे ज्यादा दूर की इमेजेस को ये कैप्चर नहीं कर सकता, पास की इमेजेस को कैप्चर करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो सिर्फ पास की चीजों को देख सकते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख सकते, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के अंदर क्या होगा, इसको हम डिम लाइट या नाइट लाइट विजन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज है वो परपेंडिकुलर लाइट्स और ऑब्लिक लाइट्स दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से बनेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज है वो शार्प नहीं होता, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे शार्प इमेज नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है, और एज अ रिजल्ट जो इमेज बनेगा सुपरपोजिशन की वजह से बनता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि जनरली जितने भी प्रॉन्स हैं यहाँ पे जो इमेज बनेगा तो जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कैसा होगा, ब्लड इमेज बनता है, तो यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।